एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप लोग इस ठंड में अच्छे से होंगे और घर में होंगे और वर्कशीट के माध्यम से आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, छुट्टियों के बाद एक बार फिर आपकी वर्कशीट लेकर हम हाजिर हुए हैं और आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 24। ये वर्कशीट क्लास 7 के सामाजिक विज्ञान इतिहास की वर्कशीट है और इसमें हम लोग मुगल साम्राज्य पढ़ रहे हैं। हमने पीछे के एसएसटी वर्कशीट में भी मुगल साम्राज्य पढ़ा था, जिसमें कि हम लोगों ने बाबर और हुमायूं तक की यात्रा कर ली थी। बाबर 1526 में आया और फिर 1556 उसके बाद हुमायूं आया और हुमायूं के बाद अकबर आया। तो इस सब के काल के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं कि 1526 में बाबर आया। इतिहास में चूंकि डेट से काफ़ी महत्व रखते हैं, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। और इसने 1530 तक शासन किया। फिर 1530 में हुमायूं आया और उसके बाद 1540 से 55 तक उसको निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा, क्योंकि शेरशाह ने उसे भगा दिया था। फिर 1555 से 1556 तक हुमायूं ने शासन किया, 56 तक। और 1556 से अकबर का शासन शुरू हुआ। अब हम बात करते हैं अकबर के शासन की। तो अकबर के शासन के बारे में भी जान लें। यहाँ पर एक संकेत दिया गया है, निम्नलिखित संकेतों के आधार पर मुगल बादशाह की पहचान कीजिए। 13 वर्ष की आयु में बादशाह बना, सुलह कुल की स्थापना की, बैरम खां मेरे संरक्षक थे। मतलब ये किसके बारे में कहा जा रहा है? यहाँ दो बच्चे बात कर रहे हैं कि ये संकेत दे रहा है और इसको पहचानना है। तो यह कहती है आप अवश्य ही मुगल बादशाह अकबर की बात कर रहे हैं, क्योंकि अकबर ही 13 वर्ष की आयु में बादशाह बना था और कह रही है कि आइए अब हम बादशाह अकबर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और यह जब बच्चा था तो इसके जो संरक्षक थे वो बैरम खां थे और इसने सुलह कुल की नीति अपनाई थी। सभी धर्मों को मिलाकर चलने की नीति अकबर ने अपनाई थी। तो इस तरह से अकबर का शासन कुछ महत्वपूर्ण हो जाता है इतिहास में। और अकबर ने बहुत सारे सुधार के काम भी किए थे और अकबर का सैन्य अभियान भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं, अकबर के विषय में जानते हैं। 1556 से 1570 के समय अकबर अपने संरक्षक बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। 1570 तक क्या हुआ कि 1570 तक के 1556 में तो अकबर शासक बना था। उस समय उसकी आयु 13 वर्ष थी। तो 13 वर्ष की आयु में वह बच्चा था, तो उसकी देखरेख के लिए उसके संरक्षक थे बैरम खान। और बैरम खान उसके साथ रहकर शासन कार्य संचालित किया करते थे। और यह अपने घर के औरतों का भी प्रभाव इसके शासन पर दिखता था। इसलिए 1556 से 1570 तक के शासनकाल को हम लोग पेटीकोट शासन के नाम से जानते हैं। इतिहास में इस 4 साल के शासनकाल को पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह घर के औरतों द्वारा चलाया जाने वाला शासन था। और इतने साल की अवधि पर 4 वर्ष तक के शासन पर औरतों का प्रभुत्व रहा। तो 1570 में अकबर इन प्रभुत्व से स्वतंत्र हो गया और बैरम खान से भी वो स्वतंत्र हो गया। उसने स्वच्छंद निर्णय लेना शुरू कर दिया। उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज्बेकों के विद्रोहों को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। शेरशाह सूरी के बारे में आपने पिछले वर्कशीट में पढ़ा है। शेरशाह ने हुमायूं को भगा दिया था। शेरशाह की मृत्यु हो गई थी, लेकिन फिर भी सूर शासक कहीं कहीं उपस्थित थे और वो अभी भी विद्रोह कर रहे थे। तो उनके विद्रोहों को दबाने का अभियान उसने चलाया और मालवा पर और गोंडवाना पर भी जो विद्रोह हो रहा था उसको भी उसने दबाया। और उसने अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज्बेकों के विद्रोहोों को दबाने के लिए भी सैन्य अभियान चलाया। उसका सौतेला भाई काबुल में, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में राज कर रहा था। उसके बाद 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़
और 1569 में रणथंभौर पर भी कब्जा किया। तो सिसोदिया, महाराणा प्रताप का आपने नाम सुना है, महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश के राजा थे और ये चित्तौड़ के राजा थे। तो 1568 में यही महाराणा प्रताप से उसकी लड़ाई होती है अकबर के सेना की, और उन्होंने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, और 1569 में रणथंभौर पर भी, ये दोनों राजपूत राज्य थे, इन दोनों राजस्थान के राजपूत राज्यों पर उसने अधिकार कर लिया। इसके बाद 1570 और 1585 के समय गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए, और इन 15 सालों में उसने गुजरात पर भी अधिकार कर लिया। 1585 से 1605 के समय अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ, मतलब कि इस 15 साल में, 20 साल में अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाया गया। उत्तर पश्चिम मतलब भारत का जो ये वाला इलाका है, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और काबुल, इस सब क्षेत्रों में इसने अभियान चलाया। इसकी राजधानी तो यहाँ थी, आगरा में थी। आगरा से इन सबको, या फतेहपुर सीकरी, आगरा और दिल्ली, ये सब तो पहले मुगल का था ही, लेकिन भारत के उत्तर पश्चिम में भी अभियान चला के इसने भारत में मिला लिया। उसके बाद अकबर की कुछ नीतियां हैं जो कि इतिहास में जाननी काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि उनसे इतिहास बहुत प्रभावित हुआ था। तो सबसे पहले हम जानते हैं अकबर की प्रशासनिक नीति के बारे में। अकबर की प्रशासनिक नीति कैसी थी, अकबर का प्रशासन कैसे चलता था, उसमें कौन कौन अफसर थे, क्या क्या देखते थे, इन सब के बारे में देखते हैं। तो अकबर की प्रशासनिक नीति को जानने का मुख्य जो स्रोत है वह है अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा। अकबरनामा एक किताब है जिसमें कि अबुल फजल ने अकबर के प्रशासन से संबंधित बहुत सी बातों को लिखा है, और यहाँ आपके लिए एक क्रियाकलाप भी दिया गया है कि अपने अध्यापक अथवा परिवारजनों की सहायता से अकबरनामा एवं उसके जिल्दों में दिए गए विषयों में जानकारी एकत्र कीजिए। तो आप नेट से अकबरनामा के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी एकत्र करके उसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। तो अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा से अकबर के प्रशासन संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। साम्राज्य कई सूबों में बटा हुआ था। अकबर का जो साम्राज्य था यह सूबों में बटा हुआ था। जैसे भारत आजकल राज्य में बटा हुआ ना, भारत राज्यों का संघ है, उसी तरह अकबर का साम्राज्य सूबों में बटा हुआ था, और सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे। जैसे राज्यों के मुखिया हमारे यहाँ मुख्यमंत्री कहलाते हैं, उस समय सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनैतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार की जिम्मेदारी निभाते थे। मतलब कि राजनैतिक पूरा राजकाज भी वहाँ का देखते थे, और सैनिक के अधिकार भी उनके पास था। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था जो वित्त धन संबंधी कार्य करता था, देखरेख करता था, राजस्व वसूलता था और उसका हिसाब किताब रखता था। उसको दीवान कहा जाता था। मतलब कि दीवानी अधिकार और राजस्व संबंधी रुपये पैसे का अधिकार दीवान के पास होता था। और प्रशासन में सहायक अन्य अधिकारी भी थे, जैसे बख्शी सैनिक वेतन अधिकारी होता था, या सैनिकों को वेतन जारी करता था। सैनिकों को कितना वेतन देना है, कब देना है, कैसे देना है, इसका हिसाब किताब बख्शी के पास होता था। और एक सदर नामक अधिकारी होता था जो धार्मिक एवं धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री था। और धार्मिक कार्य का हिसाब किताब सदर नामक अधिकारी रखता था। और एक फौजदार होता था, फौजदार सेना नायक को फौजदार बोला जाता था। और एक कोतवाल होता था, नगर का पुलिस का अधिकारी, किसी नगर का पुलिस अधिकारी कोतवाल कहलाता था। आज भी हम लोग कोतवाल शब्द कहीं कहीं यूज करते हैं। उसके बाद इतिहास में जानने योग्य अकबर की एक और नीति थी, और वह नीति थी धार्मिक नीति। आपने दीन ए इलाही का नाम सुना होगा। दीन ए इलाही एक नया धर्म था जिसको कि अकबर ने चलाया था, और वह कोई विशेष धर्म नहीं था, सारे धर्मों का मिश्रण था। उसमें सारे धर्मों की अच्छाइयों को लेकर अकबर ने एक दीन ए इलाही धर्म का स्थापना किया था। तो उसने सुलह कुल की नीति का आरंभ किया, प्रतिपादन किया। मतलब सुलह कुल का मतलब ये हुआ कि सभी धर्मों से मिलाकर सुलह करके चलेगा, वो किसी भी धर्म के प्रति कट्टरता नहीं दिखाएगा। और सहिष्णुता मतलब सहनशीलता की यह धारणा अपने अनुयायियों मतलब मानने वालों के मध्य भेदभाव नहीं करती, और वो सभी धर्मों के लिए सहिष्णुता की धारणा को अपनाता था। इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था।
तो इस तरह से हमने मुगल बादशाह अकबर के बारे में जाना और इससे पीछे के वर्कशीट में हम लोगों ने बाबर और हुमायूं के बारे में भी जाना था। अब इस वर्कशीट में आए कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ 2 प्रश्न दिए गए हैं, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, अकबर की धार्मिक नीति की विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर है, अकबर की धार्मिक नीति की विशेषताएं। अकबर ने सुलह कुल की नीति का प्रतिपादन किया। उसकी सहिष्णुता की धारणा अन्य धर्मों के अनुयायियों के मध्य भेदभाव नहीं करती थी, मतलब सारे धर्मों को मिलाकर चलती थी। अकबर की धार्मिक नीति का केंद्र बिंदु नीति शास्त्र की एक व्यवस्था थी जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। उसके बाद है प्रश्न 2, और प्रश्न 2 है, अकबर के प्रशासन की विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है, अकबर का प्रशासन कई सूबों में बटा हुआ था। सूबे का प्रशासक सूबेदार कहलाते थे। यह राजनीतिक तथा सैनिक दोनों जिम्मेदारी निभाते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था जो दीवान कहलाता था। प्रशासन में अन्य अधिकारी भी थे, जैसे बख्शी दैनिक वेतन अधिकारी, सदर धार्मिक एवं धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, फौजदार सेनानायक और कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी। तो बच्चों, इस तरह से हमने आज की वर्कशीट कंप्लीट की और सारी वर्कशीट आपको अभी तुरंत अवेलेबल करवाई जा रही है, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।